हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी, हाजिर हूं लेकर एक और दमदार टॉपिक, एक और दमदार सेशन, एक और दमदार वीडियो, जिसमें हम आइसोमेरिज्म का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने शुरू करी है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसका आइसोमेरिज्म का ये लास्ट पार्ट है जिसको यहां डिस्कस करेंगे। और इस लास्ट पार्ट में मैं बहुत क्लियर कर दूं कि हम जो पढ़ाने वाले हैं वो पढ़ाने वाले हैं अबाउट दी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। किसकी बारे में बात करेंगे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे कि क्या होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, क्या कैसे देखने में आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और इसी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हम किन किन कंपाउंड्स में, किस तरीके के टाइप ऑफ कंपाउंड्स में, किस टाइप के कंपाउंड्स में हम देख सकते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। और याद करें, पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्ट्रक्चरल निपटा लिया है और स्टीरियो के जो दो टाइप होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल, जो अभी पढ़ेंगे ऑप्टिकल। उसमें ज्योमेट्रिकल तो हम पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं और जो ऑप्टिकल है वो अभी हम पढ़ेंगे। तो लेट्स बिगिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बेसिकली क्या होता है? अगर हम इसका फिनोमेना समझें, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो फिनोमेना देखने को मिलता है, ये वही फिनोमेना है जो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी देखने को मिलता है। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ऑप्टिकल का फिनोमेना सेम है। दोनों का लाइट के प्रति, दोनों कंपाउंड्स में अगर लाइट के प्रति बिहेवियर डिफरेंट हो जाए, दोनों मतलब ऑर्गेनिक और कोऑर्डिनेशन में दोनों में यह लागू होगा कि ऑर्गेनिक के कोई दो कंपाउंड ले लो या कोऑर्डिनेशन के कोई दो कंपाउंड ले लो, और इन दोनों कंपाउंड्स में अगर लाइट के प्रति कोई बिहेवियर बदल जाए, डिफरेंट हो जाए, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे, तो ऐसे दो कंपाउंड, चाहे ऑर्गेनिक के आपस में दो कंपाउंड हो, चाहे कोऑर्डिनेशन के आपस में दो कंपाउंड हो, वो दो कंपाउंड एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स माने जाएंगे। वो दो कंपाउंड चाहे किसी भी डोमेन में आप देख रहे हो, और ऑर्गेनिक में जैसे देखते हो वैसी कोऑर्डिनेशन में भी होगा कि आप उनको ऑप्टिकल आइसोमर्स कहोगे। दोस पेयर ऑफ कंपाउंड्स विल बी कॉल्ड एज ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब हालांकि हम क्योंकि इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नहीं बात करनी, हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जिक्र नहीं करना, हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। तो दो ऐसे कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, और दो ही होंगे, ये दो से ज्यादा नहीं हो सकते, ये खास बात है। ऑप्टिकल आइसोमर्स हर बार सिर्फ आपके दो ही संख्या में होंगे, एक पेयर ही होगा वहां पर, एक पेयर मतलब दो कंपाउंड। तो दो कंपाउंड ऐसे जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जो आपस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम रखते हैं, लेकिन अपना ढांचा बदल लेते हैं। ढांचा किस सेंस में बदल लेते हैं कि आपको, अगर आप उसमें से प्लेन पोलराइज लाइट को पास कराओगे, तो वो प्लेन पोलराइज लाइट का जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो बदल दें, तो ऐसे दो कंपाउंड्स को आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम देते हो। ऐसे दो कंपाउंड्स को आप कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स कहते हो। सिर्फ क्या करें? प्लेन पोलराइज लाइट की रोटेशन का एंगल बदल दे या उसकी डायरेक्शन बदल दे। सर प्लेन पोलराइज लाइट का मतलब क्या? देखो, हमारे पास जो लाइट होती है वो अनपोलराइज्ड होती है। ये जो लाइट आती है ये अनपोलराइज्ड है, मतलब ये रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में घूमती है। किसी भी डायरेक्शन में आप उसको घुमा सकते हो। कोई इसका एक फोटोन है जो किसी और डायरेक्शन में घूम रहा है, कोई और फोटोन है जो किसी और डायरेक्शन में घूमता है। लेकिन जब आप किसी भी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करते हो, निकोल प्रिज्म एक डिवाइस होता है, उससे अगर पास करते हो, प्रिज्म जैसे ही होता है, निकोल प्रिज्म उसको बोलते हैं, उसमें से पास करते हो, तो वो लाइट की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है वो यूनि डायरेक्शन हो जाती है। मतलब वो एक डायरेक्शन में आ जाती है, कोई भी स्पेसिफिक एक डायरेक्शन में आएगी। उस लाइट को हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, क्योंकि वो पोलराइज्ड है और वो स्पेसिफिकली एक ही प्लेन में चल रही है, तो उस लाइट का नाम हो जाता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब अगर उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम किसी एक कंपाउंड से पास कराएं, एक कंपाउंड से उसको गुजारें, तो उस कंपाउंड से मान लेते हैं कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, और अब उसी के किसी और आइसोमर से अगर उसको गुजारें, आइसोमर क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि वहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मुझे सेम रखना है, और जैसे ही उससे वो लाइट को मैंने पास कराया, उस लाइट से मैंने बोला कि इससे पास हो जाओ तुम, तो वहां पर वो अगर लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी से उल्टी डायरेक्शन में घुमा दे, तो ये दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे के लिए
क्या कहलाने लगेंगे? ये दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे के लिए ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाएंगे और लाइट के प्रति ये बिहेवियर जो वो दिखा रहे हैं, इस बिहेवियर को हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कह देंगे। लाइट के प्रति ये जो बिहेवियर दिखा रहे हैं, इस बिहेवियर को हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कह देंगे। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो यहां पर दो चीजें होती है जिसको हम गौर करते हैं, एक ऑप्टिकल आइसोमर्स बेसिकली जो कंपाउंड्स को कहा जाता है, और एक उनकी प्रॉपर्टी जो वो लाइट के प्रति दिखाते हैं जिनको हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्लियर हो गया? तो इंश्योर हमें यह करना है कि जब लाइट एक किसी भी कंपाउंड से जाए तो वो क्लॉकवाइज घूमे और उसी के सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के दूसरे स्ट्रक्चरल वे में जाए, दूसरा स्ट्रक्चरल जो आपने बनाया दूसरा स्ट्रक्चर उससे जाए तो लाइट एंटी क्लॉकवाइज घूमे, तो आप यहां पर बोल दोगे कि दोनों जो हैं वो एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स है। एक लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है, एक लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, एक लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है, एक लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो यहां पर हम कहेंगे दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स है। सर अब हमें कैसे पता चलेगा कि लाइट किस डायरेक्शन में घूम रही है? हां, तो मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप कंपाउंड को देखकर यह नहीं बता सकते कि कौन सा लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा, कौन सा लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, लेकिन और वो उसको पता करने के लिए हमें पोलारीमीटर की जरूरत पड़ती है। पोलारीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू आप लाइट की रोटेशन पता कर सकते हो। तो उस रोटेशन को देखने के लिए आपको पोलारीमीटर की जरूरत पड़ेगी। तो कंपाउंड को देखकर आप बोलो कि सर ये कंपाउंड लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा या सर ये कंपाउंड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, आप कंपाउंड को देखकर नहीं बता सकते, कोऑर्डिनेशन में तो बिल्कुल नहीं बता सकते। तो वहां पर आपको पोलारीमीटर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ऑन द सेफर हैंड, अगर आपको दो कंपाउंड्स दिए हैं और आपने दो कंपाउंड्स में से पता कर लिया कि दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर हैं, तो उन दो कंपाउंड में से आप किसी को भी अज्यूम कर सकते हो कि ये लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा और दूसरा लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, और बस आपको उनके नामकरण फिर उस हिसाब से करने हैं। सपोज करो मेरे पास इन जनरल, अभी मैं इन जनरल बता रहा हूं, अभी मैं बहुत इन जनरल बता रहा हूं। सपोज करो मेरे पास कंपाउंड ए है, सपोज करो मेरे पास यहां पर कंपाउंड ए है, तो आई हैव अ कंपाउंड ए, मेरे पास कोई कंपाउंड है, सपोज दिस इज कंपाउंड ए। थोड़ा सा जगह बनाकर लिखते हैं यहां पर अपन। सो आई हैव अ कंपाउंड ए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का बट डिफरेंट स्ट्रक्चर से अरेंज मेरे पास दूसरा कंपाउंड है, से कंपाउंड बी। मेरे पास दूसरा कंपाउंड है, से कंपाउंड बी। दोनों से हम क्या करते हैं? प्लेन पोलराइज लाइट को पास करते हैं। दोनों से हम क्या करते हैं? प्लेन पोलराइज लाइट को पास करते हैं। ये बोलता है सर मैं प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता हूं। हमने कहा बढ़िया बात है। और ये कहता है सर मैं हूं उसी फॉर्मूले का, लेकिन जब मेरे से पास करोगे तो मैं लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता हूं। मैं लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता हूं, मतलब मैं लाइट को यहां से यहां घुमाता हूं, इस डायरेक्शन। तो हमने कहा बढ़िया बात है। एक कंपाउंड बोलता है मैं लाइट को क्लॉकवाइज घुमाता हूं ऐसे, और एक कहता है मैं लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूं, मतलब ऐसे। तो दोनों के अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन लाइट के प्रति एक्टिविटी अलग अलग है, जैसे एक क्लॉकवाइज घुमा रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइट को घुमा रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइट को घुमा रहा है, तो ये 100% बात है कि ये लाइट को क्या करेंगे? लाइट के प्रति बिहेवियर अलग दिखाएंगे, और जब लाइट के प्रति अलग बिहेवियर दिखाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स माने जाएंगे। ये दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स माने जाएंगे। सो दिस इज व्हाट वी कंसीडर्ड एज ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये दोनों एक दूसरे के क्या माने जाएंगे? ऑप्टिकल आइसोमर्स माने जाएंगे, एंड द फेनोमेनन इज नोन एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और इनकी जो प्रॉपर्टी उसको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का होगा। रही बात नामकरण की, कंपाउंड ए को आप बोल दोगे इट्स अ डेक्स्ट्रो रोटेटरी। कंपाउंड ए को आप बोल दोगे कि भैया ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, क्योंकि ये डेक्स्ट्रो मतलब क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गया। या आप इसके नाम के आगे सिर्फ डेक्स्ट्रो वर्ड लिख दोगे, या फिर इसके नाम के आगे आप डी वर्ड लिख दोगे, या फिर इसके नाम के आगे आप पॉजिटिव वर्ड लिख दोगे, जस्ट टू इंडिकेट कि ये लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा। और आपको कंपाउंड को देखकर कभी पता नहीं चलेगा, इट्स जस्ट योर अजम्पशन कि आपको दो कंपाउंड दे दिए हैं तो आपको एक कंपाउंड को मान लेना है कि ये क्लॉकवाइज है।
अगर आपको डिटेक्ट करना है वाकई में कि ये क्लॉकवाइज है कि नहीं, तो आपको पोलैरिमीटर से उसको देखना पड़ेगा। लाइट का मूवमेंट आपको पोलैरिमीटर से डिटेक्ट करना पड़ेगा जब वो लाइट इस कंपाउंड से पास होगी तब। तो ये तब की बात है। लेकिन फिलहाल कंपाउंड अगर आपका क्लॉकवाइज है तो आप डेक्स्ट्रो लिखोगे, डी उसके आगे लिखोगे और प्लस का साइन बनाओगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो आप वर्ड लेवो जोड़ोगे, LAEVO, लेवो, या फिर आप ब्रैकेट में लिख दोगे स्मॉल l, या फिर आप ब्रैकेट में लिख दोगे माइनस का साइन। तो आप ये भी कर सकते हो कि ब्रैकेट में लिख दोगे स्मॉल l और फिर लगा दोगे माइनस का साइन। तो ये भी आपको इंश्योर करेगा कि यार यहां पर जो कंपाउंड बेसिकली आपको देखने को मिल रहा है वो लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है। तो उसके नाम के पहले आपने लेवो लगा देना है या l लगा देना है माइनस। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? तो ये जो चीज होती है ये आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए होती है। और ऑप्टिकल मतलब प्रॉपर्टी रिलेटेड टू लाइट। तो आइसोमर्स वो इसी दम पर बन पाया क्योंकि दोनों कंपाउंड ने अपना लाइट के प्रति बिहेवियर अलग अलग दिखाया था। दोनों कंपाउंड ने अपना बिहेवियर लाइट के प्रति डिफरेंट दिखाया था। और क्या डिफरेंट था? उनका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। एक लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है, एक लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। क्लियर हो गया? लेकिन अब इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये भी आएगा बच्चों कि हमें कैसे पता चलेगा यार कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर भी है कि नहीं है। चलो ऑप्टिकल है तो डेक्स्ट्रो लेवो तो हम अज्यूम कर लेंगे कि फलाना डेक्स्ट्रो है तो फलाना लेवो होगा। लेकिन वो ऑप्टिकल होगा कि नहीं होगा ये कैसे पता चलेंगे? तो यहां पर देयर आर सर्टेन कंडीशंस which allows or which detects the presence of optical isomerism in the certain compounds or not. There are certain conditions. What are those conditions? उन conditions पर पहले बात कर लेते हैं, उन conditions को हम चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग move on करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले वो conditions देखते हैं जिसमें optical isomerism दिखने की पूरी संभावना है, खास तौर से coordination compound में, खास तौर से coordination compound में। तो conditions to show ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन क्या है? ध्यान से सुनेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाने की कि जो कंपाउंड होगा वो कंपाउंड के पास कायरल कार्बन एटम होना चाहिए, कायरल एटम होना चाहिए। जनरली ये कहानी वैसे ऑर्गेनिक में ज्यादा लगेगी लेकिन यहां पर भी लागू हो सकती है। तो कंपाउंड मस्ट हैव कायरल सेंटर, कायरल सेंटर होना चाहिए। मतलब जो सेंटर एटम है उसके पास सारे बॉन्ड्स जो होने चाहिए वो सारे बॉन्ड्स अलग अलग एटम से अटैच होने चाहिए। तो उसे हम कह देंगे कायरल सेंटर। और ये कहानी ऑर्गेनिक में होती है, इनऑर्गेनिक में नहीं होती। ये कहानी सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक में होती है। तो कायरल सेंटर होना चाहिए। अब ये बात लेकिन ऑर्गेनिक पर लागू होती है। तो यहां पर इसको बहुत ज्यादा अपन तवज्जो नहीं देंगे। अपन यहां जो तवज्जो देंगे वो देंगे सेकंड कंडीशन को। सेकंड कंडीशन क्या है? ध्यान से सुनना। सेकंड कंडीशन कहती है कि कंपाउंड की जो मिरर इमेज है, मिरर इमेज ऑफ द कंपाउंड शुड बी नॉन सुपर इंपोजेबल। लाइक कंपाउंड की जो मिरर इमेज है, मतलब शीशे में अगर कोई किसी की मिरर इमेज देखे तो उसकी वो मिरर इमेज उसके ऊपर रखने पर इंपोज ना हो, सुपर इंपोज ना करे, तो उसको हम कह देंगे कि वो ऑप्टिकल आइसोमर्स बिल्कुल दिखा सकता है। सो मिरर इमेजेस ऑफ द कंपाउंड्स, मिरर इमेजेस ऑफ कंपाउंड्स, मिरर इमेजेस ऑफ कंपाउंड्स should be non-superimposable on each other, should be non-superimposable on each other। बिल्कुल भी सुपर इंपोज नहीं करना चाहिए। शुड बी नॉन सुपर इंपोजेबल ऑन ईच अदर। मतलब अगर आपने दो कंपाउंड देखे तो दोनों कंपाउंड की अगर दो कंपाउंड कैसे बने? एक कंपाउंड ओरिजिनल, एक उसकी मिरर इमेज। हालांकि वो मिरर इमेज उसमें वाकई में शीशा रख के नहीं बनाई है, वो कंपाउंड अलग से बना है, लेकिन वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो इसकी पहले वाले ओरिजिनल कंपाउंड की मिरर इमेज है। ठीक है ना? या कह लो दूसरा वाला कंपाउंड ओरिजिनल है और पहला वाला मिरर इमेज है। आप किसी को भी मिरर इमेज एक दूसरे की मान सकते हो। तो जब वो दो कंपाउंड आपको अलग अलग तरीके से मिल रहे हैं और देखने में वो मिरर इमेज लग रहे हैं एक दूसरे की, तो आप उनको जब ऊपर रखोगे तो उनको सुपर इंपोज नहीं करना है। अगर सुपर इंपोज कर गए तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होगा। मतलब वो लाइट को कहीं नहीं घुमा सकता, आइसोमर तो दूर की बात है, वो लाइट को घुमा ही नहीं पाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर वो
सुपर इंपोज नहीं कर रहे, नहीं करने पर वो क्या रहेगा, ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, लाइट को घुमाने की डायरेक्शन रहेगी और दोनों कंपाउंड में डायरेक्शन ऑपोजिट रहेगी। एक लाइट को मान लो क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो उसकी मिरर इमेज वाला जो कंपाउंड है वो उसको एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाएगा। ये कंफर्म और श्योर बात है। संपट पड़ गया, एकदम क्लियर हो गया। तो ये चीज हमें बिल्कुल जहन में रखनी है, ये चीज हमें बिल्कुल दिमाग में रखनी है, ये चीज हमें बिल्कुल ध्यान में रखनी है। इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है सेकंड कंडीशन में। और सुपर इंपोज का मैं एक आइडिया आपको दे देता हूं, अभी कंपाउंड टू कंपाउंड पर तो बहुत डिटेल में हम चर्चा करेंगे। जैसे मैं कुछ अल्फाबेट्स को आपको बोलूं कि सुपर इंपोज उसकी मिरर इमेज देखो, तो जैसे ए है, ए अल्फाबेट, अब अगर तुम इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो तुम्हें ए जैसी दिखेगी ना, सेम दिखेगा। तो यहां पर होगा क्या, मैं बता देता हूं, ए को जैसी आपने बनाया तो ए जैसे ही दिखा, तो ए को सुपर इंपोज करोगे तो वो ए ऐसे ही होगा। मतलब ये कभी भी आपका क्या नहीं हो सकता, ऑप्टिकल आइसोमर नहीं दिखा सकता। मैं अल्फाबेट से कंपेयर कर रहा हूं, हालांकि अल्फाबेट अलग चीज है, कंपाउंड अलग चीज है। जैसे मैं बी को बताऊं, बी को, तो बी की जो मिरर इमेज है वो कुछ ऐसी होगी, बी मिरर में ऐसा दिखेगा। अब आप इसको अगर सुपर इंपोज करोगे तो ये सुपर इंपोज नहीं होगा, तो ये हमारा काम का है। मतलब ये सुपर इंपोज जो नहीं हो रहा ये हमारा काम का है। जैसे मैं डी बनाऊं डी, या चलो आर बनाऊं आर, तो आर ऐसा होता है। अब आर की जो मिरर इमेज होगी वो कुछ ऐसी होगी, ऐसी होगी कुछ, आर की मिरर इमेज कुछ ऐसी होगी। समझ में आया? अब आप इसको रखोगे तो आपको क्या होगा, एक ये मिलेगा, एक ये मिलेगा, ऐसा मिल जाएगा। तो क्या होगा, ये भी आपका सुपर इंपोज नहीं हो रहा, ये भी आपका काम का है। W अगर आप देखोगे तो W आपका ऐसे ही बनेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कुछ अलग है। तो जब इसको आप ऊपर रखोगे तो सुपर इंपोज कर जाएगा, बिल्कुल को इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, बिल्कुल इसके ऊपर कोइंसाइड करेगा, ओवरलैप करेगा। तो फिर ये हमारे काम का नहीं है। क्लियर हो गया? सुपर इंपोज मिरर इमेजेस को नहीं करना है, तब ऑप्टिकली एक्टिव है, कर दी तो किसी काम की नहीं है। क्लियर हो गया? तो ये चीज समझ में आई, ये चीज समझ में आई आइसोमेरिज्म को लेकर। बस यही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। अभी किन टाइप्स में होगा उसकी अपन चर्चा कर लेते हैं, पहले अपन थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं सारे फंडे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अराइजेस व्हेन अ कंपाउंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स। व्हेन कंपाउंड्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स, तो दो एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर से क्या करेगा वो, अगर कंपाउंड रिप्रेजेंट करेगा तो वो वहां पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा। अब एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स मतलब नोन एज ऑप्टिकल आइसोमर्स, एसिमेट्रिकल मतलब सुपर इंपोज नहीं करेंगे मिरर इमेजेस। द टू आइसोमर्स आर स्ट्रक्चरली द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर एंड एज इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा था वैसे ही सेम ये मिरर इमेजेस होंगे। फर्दर it has been found that these mirror images compounds are non-superimposable on each other and these do not possess the plane of symmetry। बिल्कुल सही, तीसरी plane of symmetry नहीं होनी चाहिए। They are non-superimposable और इन पर क्या होना चाहिए, plane of symmetry नहीं होनी चाहिए। तो तीसरी कंडीशन अपन ये भी लिख सकते हैं, there should not be plane of symmetry। कोई plane नहीं होनी चाहिए जहां पर आपको symmetry मिले, क्योंकि अगर there is no plane जो सिमेट्री पोजेस करती है तो फिर 100% उसकी मिरर इमेज उसके ऊपर सुपर इंपोज नहीं करेगी, 100% उसकी मिरर इमेज उसके ऊपर कोइंसाइड नहीं करेगी। तो देयर शुड नॉट बी एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री, देयर शुड नॉट बी एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये भी एक कंडीशन है। हालांकि प्लेन ऑफ सिमेट्री आपकी वो कंडीशन है जो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस क्रिएट करती है, कायदे में ये वो कंडीशंस है। लेकिन बात वही है कि सुपर इंपोजेबल नहीं करेगी, वो कंडीशन ले लो या नॉन सुपर इंपोजेबल ले लो, दोनों बातें कहीं ना कहीं एक रहती है। ठीक है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए कंपाउंड में, अगर है तो वो सुपर इंपोज नहीं करेगी, अगर नहीं है तो सुपर इंपोज कर जाएगी। क्लियर हो गया? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अभी हमको टाइप समझना, अभी हमको ये देखना है कौन कौन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकते हैं और कौन से नहीं दिखा सकते। पहले स्क्रीनशॉट लेंगे इस पार्ट का, फिर आगे चर्चा करते हैं। ओके, अब आगे बात करते हैं थोड़ा सा, यहां पर देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज कॉमन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्विंग 2 और 3 सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स। पहली बात तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सबसे ज्यादा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्रीज में मिलता है। ऑक्टाहेड्रल मतलब ML6 टाइप में मिलता है, जहां पर 6 लिगेंड्स होने चाहिए। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस मतलब कौन सा टाइप, ML6। अब इसमें जो लिगेंड्स होंगे वो 2 या 3 सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स भी हो सकते हैं और उनसे भी अपना काम हो जाएगा।
that is a group attached to the central atom by two coordinate bonds of the type MAA2 and X2. ये AA2 is a bidentate ligand and X is the unidentate ligand. या फिर MAA3 तीनों bidentate हो तो वो भी दिखा सकता है. तो AA is bidentate ligand and this is illustrated as under. वहां पर आपको बताएंगे इमेजेस में, बट यहां ऑक्टाइडल ज्योमेट्री आपको देखने को मिल सकती है. जैसे मैं आपको MAA3 का बता देता हूं, MAA3 का पहले बता देता हूं ताकि उससे क्लियर हो. AA3 मतलब इट्स अ बाइडेंटेट लीगेंड. ठीक है, तो यहां पर मेटल है आपका, यहां पर आपने क्या करा, ध्यान से देखेंगे, यहां पर आपने किया AA को रखा, ये बाइडेंटेट है तो दो तरफ से इसको लोन पे डोनेट करेगा. ये भी आपने क्या करा, AA को रखा, ये भी AA को रखा, और ये भी आपने AA को रखा, ये कुछ ऐसा. तो ये आपका हो गया बाइडेंटेट लिगेंड एक. अब अगर आप इसकी मिरर इमेज बनाने पर आओगे, अगर आप इसकी मिरर इमेज बनाने पर आओगे तो इसकी मिरर इमेज क्या क्या हाल होगा देखेंगे. इसकी मिरर इमेज कैसे बना सकते हो, यहां पर लपकेंगे इसकी मिरर इमेज के लिए. यहां पर आपने ले लिया M, ये AA फ्रंट पे आ जाएगा, तो ये आपका AA फ्रंट पर आ गया, ये फ्रंट पर आ गया कुछ ऐसा. यहां पर आपका ये बन गया AA कुछ ऐसा. ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं क्योंकि मिरर इमेज मिरर जैसा लगना भी चाहिए ना कि मैग्निफिकेशन 1 हो. ठीक है, तो यहां देखेंगे ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका A. ये MA3 टाइप हो गया. सो दिस इज बेसिकली योर MA3 टाइप. ठीक है, अब ये मिरर इमेज हो गई. आप देखो तो ये दोनों एक दूसरे की क्या हो गई, मिरर इमेजेस हो गई, क्योंकि A यहां पर है, इसका A यहां पर है, इसका A पीछे था, इसका A ऐसे पीछे, इसका A यहां पर था, इसका A यहां पर. तो ये और इसकी मिरर इमेज हो गई. तो 100% ऐसे कंपाउंड एक दूसरे के क्या होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे. इसमें एक कंपाउंड को हम मान लेंगे कि वो क्लॉकवाइज घुमाएगा तो वो डेक्स्ट्रो हो गया, ये वाला मान लेंगे कि क्लॉकवाइज घुमाएगा तो ये डेक्स्ट्रो हो गया, और ये वाला लेवो हो गया. तो दिस बिकम्स डेक्स्ट्रो एंड दिस बिकम्स लेवो. तो ये लेवोरोडेटरी हो गया. तो डेक्स्ट्रो और लेवो, इसका जो भी नाम होगा इसके नाम के पहले D लगा दो या प्लस लगा दो, और इसके नाम के आगे L लगा दो या फिर माइनस लगा दो. और लेवो वी एंश्योर कि वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा. ठीक है, तो अज्यूम करना है तो खैर पोलैरिमीटर तो आपको मिलेगा नहीं एग्जाम हॉल में, तो आपको ये सिर्फ अज्यूम करना है कि ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो फिर इसका नाम लेवो रखना, और इसको अज्यूम करेंगे हम ये कि क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो फिर इसका इसलिए इसका नाम डेक्स्ट्रो रखेंगे. तो ये आपको लाइट में इवन MAA2X2 भी दिखाएगा आपका. उसका प्रॉपर मैं एग्जांपल आपको लूंगा. AA2X2 में भी आपका ऑक्टाइडल बनेगा, और उसके में भी ऑक्टाइडल जो होगा वो अनसिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल होगा. मतलब इट शुड नॉट बी सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल होना चाहिए वो. ठीक है, तो चर्चा करते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके आगे हम लोग और बात करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे. ठीक है, लेट्स मूव अहेड नाउ, आगे चलते हैं, यहां पर डिस्कस करते हैं. सो एग्जाम्पल ऑफ MAA2X2 टाइप पहले यहां पर दे दिया. MAA2X2 में कुछ नहीं होगा, आपके पास दो आपके बाइडेंटेड लिगेंड्स होंगे और दो आपके यूनिडेंटेड लिगेंड्स होंगे. तो MAA2X2 का मैं डबी स्ट्रक्चर पहले यहां पर बना देता हूं, फिर स्पेसिफिक कंपाउंड के बारे में बात करते हैं. तो वी हैव MAA2X2. ठीक है, इस फॉर्मूले से हम लोग बना रहे हैं. तो यहां देखेंगे दो छोटे छोटे कंपाउंड्स मैं आपको यहां पर दे रहा हूं ताकि मिरर इमेजेस में बता सकूं. M यहां पर है, ये A है, ये A है, और ये A है. सॉरी, ये तो A हो गया. यहां पर अपन वो बना लेते हैं X2. तो ये आपका X है और ये भी आपका X है. हो गया ऑक्टेट्रल. अब क्या करेंगे, देयर मस्ट बी अ मिरर इमेज. देयर मस्ट बी अ मिरर इमेज. तो मिरर इमेज ये होगी, ये रहा M,
ये रहा m, ये वाला x यहां पर आएगा तो ये वाला x यहां पर आएगा, दिस विल बिकम x, ये वाला x यहां पर आएगा, दिस विल बिकम एन x, ये हो जाएगा आपका a और ये हो जाएगा आपका a। तो ये आपका हो गया इसकी मिरर इमेज। अगेन अज्यूम करना है, समझ गए ना मिरर इमेज कैसी है। x यहां पर फ्रंट में तो इसके भी यहां पर फ्रंट में आएंगे इस साइड से मिरर के जस्ट बाद, और ये दोनों पीछे हैं तो ये दोनों भी उधर और पीछे चले जाएंगे a और, तो ये आपको क्या दे देगा, ऑप्टिकल आइसोमर। तो ये आपका हो जाएगा एक डेक्स्ट्रो, अज्यूम कर लेंगे कि ये वाला क्लॉकवाइज है और ये हो जाएगा आपका लेवो, ये चीज हो जाएगी। तो ये अजम्पशन चलेगा पूरा कि ये जो डेक्स्ट्रो है, ये डेक्स्ट्रो आपका क्लॉकवाइज घुमाएगा लाइट को, ये लाइट को आपको क्लॉकवाइज घुमाएगा, लेवो है ये आपको लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये लाइट को क्या घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। क्लियर हो गया। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से लाइट को घुमाएगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया पूरे तरीके से। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, सिस डाइक्लोराइडो बिस इथिलीन डायमीन। और ये हमेशा सिस वाले कंपाउंड नहीं होंगे, क्योंकि ट्रांस में तो आप कभी भी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं देखोगे। ट्रांस में क्यों नहीं देखोगे, क्योंकि वो सिमेट्रिकल कंपाउंड होता है। ट्रांस आइसोमर बनता ही क्यों है, क्योंकि सिमेट्री की वजह से, सिमेट्रिकल कंपाउंड होता है। ये सिर्फ आप किस में देख पाओगे, सिस में देख पाओगे भाई, क्योंकि सिस ही एसिमेट्रिकल होता है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में एसिमेट्रिकल कंपाउंड्स ही आते हैं। क्योंकि सिमेट्रिकल में तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई ना, ट्रांस में तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई तो वही कंडीशन हमारी थर्ड वाली वायलेशन हो गई। ये जो थर्ड कंडीशन हमने यहां लिखी उसी का वायलेशन हो गया। तो यहां पर तो सिर्फ सेकंड कंडीशन पर हम रखेंगे। क्या मेरी बात संपट पड़ी, क्लियर हो गया। तो अब देखो कंपाउंड यहां पर आपको दिया हुआ है, सिस डाइक्लोराइडो बिस इथिलीन डायमीन कोबाल्ट 3 आयन। ये बेसिकली COEN2Cl2 है। EN इज बाइडेंटेड लिगेंड एंड Cl इज यूनिडेंटेड लिगेंड। तो देखो कोबाल्ट है, यहां पर इथिलीन 1,2 डायमीन, यहां पर भी इथिलीन 1,2 डायमीन, और ये 2 क्लोरीन। ऐसे ही बनाए, X और X यहां पर बन गया। दूसरा, उसकी मिरर इमेज देखोगे तो क्लोरीन और क्लोरीन यहां बन जाएंगे, जो यहां है वो यहां आ जाएंगे ऐसे फ्रंट पे। और ये आपका इथीन है तो ये इथीन ऐसा होगा, और ये पीछे तो ये और पीछे होगा इथीन 1,2 डायमीन। तो ये आपका मिरर इमेज हो गई। तो दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स एंड दीज आर कंसीडर्ड टू बी मिरर इमेजेस। तो ये मिरर इमेजेस हो जाए। क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लें इस जनरल फॉर्म का, और बाकी फिर आप यहां पर एग्जांपल देख सकते हो, COEN2Cl2 इसका एग्जांपल आप देख सकते हो। पहले स्क्रीनशॉट लेंगे। तो ये समझ में आ गया आपको कंपाउंड कि कैसे ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है और कैसे इनकी मिरर इमेजेस नॉन सुपर इंपोजेबल होंगी, और नॉन सुपर इंपोजेबल होंगी तो 100% ये प्लेन पोलराइज लाइट को ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। एक क्लॉकवाइज घुमाएगा, एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, और इस तरीके से रोटेशन होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और अब आप इस फॉर्म को देखो तो ये देखो, ये ट्रांसफॉर्म है, ये उसी MAA2B2 का ट्रांसफॉर्म है। और मैं बता दूं, ट्रांसफॉर्म अगर है तो वो सिमेट्रिकल है, उसके पास POS भी है। POS बोले तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, और उसकी मिरर इमेज जो होगी वो सुपर इंपोज भी करेगी। मतलब अगर आप इसकी मिरर इमेज बना लो, सपोज करो मैं आपको थोड़ी देर के लिए इसकी मिरर इमेज बता देता हूं। तो यहां पर आपने एक मिरर लगा दिया, ये आपने क्या करा, इसकी मिरर इमेज बनाने की कोशिश करी। तो अब होगा क्या, जैसे आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो क्या होगा, यहां पर देखोगे आप, तो यहां पर आपको कोबाल्ट मिलेगा, ये कोबाल्ट हो गया। यहां पर आपका इथिलीन डायमीन हो गया, तो ये आपका EN हो गया, इथिलीन डायमीन। यहां पर भी आप देखोगे तो EN हो गया, इथिलीन डायमीन, और ऊपर और नीचे क्लोरीन हो गया। तो यहां क्लोरीन, यहां क्लोरीन। अब आप इसको देखोगे और इस वाले को देखोगे तो आपको कोई फर्क नहीं दिखेगा। आप इसको इसके ऊपर रखोगे तो इसके ऊपर वो ओवरलैप करेगा, इसके ऊपर सुपर इंपोज करेगा। तो सुपर इंपोज करेगा तो फिर भैया ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, मतलब ये प्लेन पोलराइज लाइट को किसी भी डायरेक्शन में नहीं घुमाएगा और ऑप्टिकल आइसोमर नहीं दिखा पाएगा। तो फिर क्या करेगा, ये ऑप्टिकल आइसोमर बिल्कुल नहीं दिखाएगा। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म होगा जो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया। तो ऐसे कंपाउंड जो होते हैं वो ट्रांस होते हैं, और ट्रांस कभी भी ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं दिखाते। तो ट्रांस आइसोमर्स डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स एज दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। लिखेंगे हम यहां पर ट्रांस आइसोमर्स जो है, ट्रांस आइसोमर्स डू नॉट शो
do not show optical isomerism, do not show optical isomerism do not show optical isomerism because दो रीजन दे देता हूं मैं यहां पर आपको. पहला रीजन, दे हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, दे पोजेस POS. What is POS? Plane of symmetry. तो basically they possess plane of symmetry. POS मतलब उनके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सो दे पोजेस प्लेन ऑफ सिमेट्री. सेकंड, प्लेन ऑफ सिमेट्री के अलावा, POS के अलावा इनके पास क्या देखने को मिलेगा कि इनकी मिरर इमेजेस सुपर इंपोज होंगी. ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी तो सुपर इंपोज भी होगी, लेकिन अपन इसको सेकंड रीजन भी बना सकते हैं. सो देयर मिरर इमेजेस विल बी सुपर इंपोजेबल. देयर mirror images are, or their mirror images will be superimposable. एक दूसरे पर सुपर इंपोज करेगी तो देयर मिरर इमेजेस विल बी सुपर इंपोजेबल होगी. Hence trans isomers are optically inactive. Hence trans isomers are optically inactive. इसलिए भैया जो ट्रांस आइसोमर्स होंगे वो ट्रांस आइसोमर्स क्या होंगे, आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, क्योंकि वो आप ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए आपके पास मिरर इमेजेस सुपर इंपोजेबल नहीं होनी चाहिए, या कहना चाहिए प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी. लेकिन ट्रांस के पास ऐसा नहीं है, ट्रांस के पास POS है, इसलिए वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है. आप देख लो मिरर इमेजेस में, अगर आप देख पा रहे हो तो आपको कोई फर्क नहीं दिख रहा, आप इसको उसके ऊपर रखोगे ओवरलैप कर जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा, इसलिए ये ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा. ठीक है, एग्जाम्पल इसमें जो है सिस डाइक्लोराइडो बेस इथिलीन डायमीन कोबाल्ट 2 आयन इसमें आ सकता है. ट्रांस डाइक्लोराइडो बेस इथिलीन डायमीन कोबाल्ट 3 आयन आ सकता है. मतलब आपके पास अगर दो ऑप्शन है तो ये वाला जो सिस होगा ये दिखाएगा ऑप्टिकल आइसोमर, बट ट्रांस वाला जो होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो वो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं दिखाएगा. जो ट्रांस वाला है वो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं दिखाएगा, जो सिस वाला है वो आपको 100% ऑप्टिकल आइसोमर दिखाएगा. ट्रांस वाला नहीं दिखाएगा, सिस वाला दिखाएगा. अभी स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका, फिर आगे और चर्चा करते हैं. बहुत बढ़िया बात. अब आगे और बढ़ते हैं बच्चों, आगे और इसको समझते हैं और इसको जानते हैं. कुछ और एग्जांपल्स की हम चर्चा करते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, जो ऑप्टिकल आइसोमर्स दिखाते हैं, जैसे एग्जांपल ऑफ MAA3 टाइप. व्हाट डू यू मीन बाय MAA3 टाइप? AA3 मतलब आपका बाइडेंटेड लिगेंड होगा. जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था, बाइडेंटेड लिगेंड 3 होंगे, तो तीनों बाइडेंटेड लिगेंड ऐसे इस फॉर्म में ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा. ये AA3 है, MAA3. तो इस तरीके से क्या होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, 100% ऑप्टिकली एक्टिव होगा. तो यहां पर अगर हम MAA3 टाइप देखें, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जैसे क्रोमियम EN होल थ्राइस, इथिलीन डायमीन, ट्रिस इथिलीन डायमीन और क्रोमियम +3 आयन. तो यहां पर ट्रिस इथिलीन डायमीन, क्रोमियम +3 आयन एंड क्रोमियम ऑक्सलेट, ट्राईऑक्सलेटो क्रोमियम 3 आयन, ट्राईऑक्सलेटो क्रोमेट 3 आयन. ये दोनों जो होंगे ये बेसिकली आपके क्या कर सकते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर दिखा सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये MAA3 टाइप है. देखो ये क्रोमियम बन गया, एक EN यहां पर, इथिलीन डायमीन यहां पर आ गया, एक इथिलीन डायमीन यहां आ गया, एक इथिलीन डायमीन यहां आ गया. इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो दूसरा कंपाउंड आपको ऐसा मिलेगा, एक इथिलीन, इसका यहां पर इथिलीन डायमीन है, इसका यहां पर इथिलीन डायमीन है और यहां पर आपका इथिलीन डायमीन है. तो ये पीछे इसकी तरफ से इथिलीन डायमीन है. तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं. एंड मोर ओवर इंपॉर्टेंट ये नहीं कि मिरर इमेज बन गई, इंपॉर्टेंट ये है कि नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज बनी है. कैसी मिरर इमेज बनी है? नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस बनी हैं. और अगर नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस बनी है तो 100% ऑप्टिकली एक्टिव होगा, 100% ऑप्टिकली एक्टिव होगा. इवन क्रोमियम ऑक्सलेटो आयन भी बना सकता है. जैसे ऑक्सलेटो के लिए ट्राईऑक्सलेटो क्रोमेट 3 आयन की बात कर रहा हूं मैं, CrC2O4 3- की.
इसको भी हम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे यहां पर देखेंगे, यहां लिख दिया मैंने क्रोमियम, ये हो गया ऑक्सलेट आयन बाइडेंटेट, ये हो गया ऑक्सलेट आयन, ये हो गया ऑक्सलेट आयन, ये सब बाइडेंटेट। तो ये आपका ऑक्सलेट आयन हो गया बाइडेंटेट कुछ इस तरीके से। तो ये ऑक्सलेट आयन हो गया, ट्राई ऑक्सलेट हो, ठीक है। इस पे चार्ज कितना है 3 माइनस का, तो 3 माइनस। इसकी मिरर इमेज देखेंगे, इसकी मिरर इमेज देखेंगे। अब इसकी मिरर इमेज अगर देखेंगे तो क्या बनेगी, इट बिकम्स क्रोमियम, यहां पर आपके पास हो गया ऑक्सलेट, ऑक्सलेट, ये हो गया आपके पास ऑक्सलेट, ये हो गया आपके पास ऑक्सलेट, ये। अब आप ये देखोगे तो ये हो गया इसके ऊपर भी 3 माइनस। अब आप देखोगे कि दोनों के मिरर इमेजेस नॉन सुपर इंपोजेबल है। आप इसको इसके ऊपर रखोगे तो ये जो फर निकला है इसका ऐसा पर टाइप का निकल रहा है ना, चिड़िया का पर जैसा होता है, तो वो चिड़िया का पर इसका इस साइड आएगा। समझ में आया? वो यहां पर जब ओवरलैप करोगे तो ये ऐसा इस साइड आएगा, ये इस साइड आएगा, और वो इस साइड आएंगे दोनों, ये ऐसा जब इसके ऊपर सुपर इंपोज करोगे। क्लियर हो गया? तो यहां पर ये इसके ऊपर सुपर इंपोज नहीं कर पाएगा, और सुपर इंपोज नहीं कर पाएगा तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। एक इसमें प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। मान लेते पहला वाला, यहां तो पूरा अजम्पशन चलेगा, मान लेते हैं पहला वाला आपका ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है भाई, मान लेते हैं पहला वाला क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो ये डेक्स्ट्रो हो गया, और डेक्स्ट्रो में ये पॉजिटिव डायरेक्शन का हो गया, तो ये लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा 100%, और जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो ये हो जाएगा लेवो, और लेवो हो जाएगा तो यहां पर हम डी लिख देंगे, सॉरी एल लिख देंगे, या फिर नाम के पहले माइनस का साइन लगा देंगे, तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। एक्चुअली कौन किस लाइट को किस डायरेक्शन में घुमाएगा ये बात आपको पोलैरीमीटर से ही पता चलेगी, जैसे अपन ने जिक्र कर लिया है, तो पोलैरीमीटर से ये बातें आपको वहां पर आगे क्लियर होंगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले से एक और एग्जांपल का, इसके बाद और आगे चर्चा करते। स्क्रीनशॉट लेते हुए चले, क्योंकि यहां पर पूरे स्ट्रक्चर वे में आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बनाने होंगे। अगर एग्जाम में ये आ गया तो आपको स्ट्रक्चर वे में पूरे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स बनाने होंगे, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और बहुत डिटेल में इसको समझेंगे। ठीक है, चले नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल ऑफ MAAB2X2, MAAB2X2। अब यहां पर आपके पास AA जो है वो क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड है लेकिन एक ही है, एंड देन B2X2, B और X दो डिफरेंट लिगेंड्स है, बट दोनों मोनोडेंटेट यूनिडेंटेट लिगेंड्स हैं, एंड टाइप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसका जो टाइप होगा ये भी ऑप्टिकली एक्टिव रहेंगे। एग्जांपल इसका है COCl2NH3 होल ट्वाइस En। ठीक है ना, ये 100% ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। इसका डायग्राम अगर हम लोग देख लें यहां पर, तो मैं आपको इसका डायग्राम बना देता हूं। COCl2NH3 होल ट्वाइस En, इसमें सबसे पीछे सेंट्रल एटम कोबाल्ट, सबसे पहले आपका कोबाल्ट होगा। अब कोबाल्ट के बाद यहां पर देखेंगे तो यहां पर अपन सबसे पहले बना लेते हैं कौन, ये अपन ने बना लिया इथिलीन 1,2 डायमीन, ये इथिलीन डायमीन हो गया। यहां पर अपन NH3 दे देते हैं, यहां पर अपन NH3 दे देते हैं, यहां अपना Cl हो जाएगा, यहां भी अपना Cl हो जाएगा। ये पहला कॉम्प्लेक्स बन गया अपना। ठीक है, ये भी अपना Cl हो गया। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको इसकी मिरर इमेज बनानी पड़ेगी। मिरर इमेज जो होगी वो इसके ऊपर नॉन सुपर इंपोजेबल होगी, सुपर इंपोज नहीं होगी। और जब सुपर इंपोज नहीं होगी तो यहां देखेंगे तो दिस बिकम्स कोबाल्ट, ये कोबाल्ट हो गया, ये NH3 हो गया, ये भी NH3 हो गया। ठीक है, यहां पर आपके पास ये Cl हो गया, नीचे ये Cl हो गया, ये भी Cl हो गया। थोड़ा इसको और खुल के लिखते हैं, तो ये आपके पास कोबाल्ट NH3 NH3, ये नीचे यहां Cl आ गया, यहां पर आपके पास ये NH3 आ गया, यहां Cl आ गया, यहां Cl आ गया, यहां पर आपके पास आएगा En, यहां पर आपके पास आएगा कौन, En, तो ये En आ गया। क्लियर हो गया?
तो ये चीज आपको हो गई जो यहां पर आपको देखने को मिलेगी। चार्जेस दे देते, इस पे भी प्लस आएगा, इस पे भी प्लस आएगा। अब आप इन दोनों को रखोगे तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बन रही है। दे आर नॉट गोइंग टू सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर, तो सुपर इम्पोज नहीं करेंगी, लेकिन इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होंगे। एक लाइट को अगर क्लॉकवाइज घुमाएगा तो दूसरा लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। बस आपको यही फंडा देखना है। प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, मिरर इमेज सुपर इम्पोज तो नहीं कर रही है। अगर इन कंडीशंस पर वो खरा उतर रहा है तो भैया आपका कंपाउंड आपके लिए काम का है, क्योंकि वो लाइट को घुमाने में सक्षम है। वो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी दिखाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं रहेगा, ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, और लाइट को या तो क्लॉकवाइज घुमाएगा या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। अगर क्लॉकवाइज घुमाएगा तो वो डेक्स्ट्रो हो जाएगा, डी उसके नाम के पहले लगाएंगे या फिर प्लस चार्ज लिख देंगे। और अगर वो लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो वो एल उसके नाम के आगे लिख देंगे या फिर माइनस चार्ज लगा देंगे। एल उसके नाम के आगे लिख देंगे या फिर माइनस चार्ज लगा देंगे। तो ये आपको बेसिकली मिल जाएगा, और ये डेक्स्ट्रो लेवो का फर्क आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हो गई ये सारी चीजें? उम्मीद करते हैं क्लियर हो चुका होगा ये सारी चीजें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस बात को यहां पर अपन समझेंगे। कंसेप्ट क्लियर हो गया यहां पर? ठीक है, चलते हैं अब आगे, अगले तरफ चलते हैं यहां पर। तो ये आपका एक स्क्रीनशॉट एक बार इसका ले लो पूरे तरीके से, ठीक है। अगेन बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये सिर्फ मैं अजम्पशन पे लिख रहा हूं बच्चों की क्लॉकवाइज ये वाला घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज ये वाला घुमाएगा। उल्टा भी हो सकता है, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, ये क्लॉकवाइज घुमाए। इसका पता आपको कैसे लगेगा? पोलैरिमीटर की मदद से। पोलैरिमीटर जब सामने आएगा तब आप उसमें देख पाओगे लाइट की रोटेशन की डायरेक्शन क्या है, लाइट किस दिशा में सही तरीके से रोटेट कर पा रहा है, तभी आप इस चीज को कर पाओगे। अदरवाइज आप पेपर पेन पर सिर्फ मॉलिक्यूल को देखकर आप लाइट की डायरेक्शन नहीं बता सकते, वहां सिर्फ आपको अजम्पशन करना होगा, ठीक है। चलो, ये एग्जांपल भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब उन कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं जिनके पास हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है, ईडीटीए। ईडीटीए जो होता है आपको पता है, इट्स एन हेक्साडेंटेड लिगेंड। तो वो कंपाउंड्स भी 100% ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, क्योंकि हेक्साडेंटेट में इतने सारे डोनर एटम्स हो जाते हैं, 6 डोनर एटम्स आपको मिलते हैं कि जब आप इनकी मिरर इमेज बनाते हो तो ये सुपर इंपोज कर ही नहीं सकते। हेक्साडेंटेट में वो कर ही नहीं पाएंगे मिरर इमेज उनकी सुपर इंपोज। तो मिरर इमेज सुपर इंपोज नहीं कर पा रहे तो अपने काम का मॉलिक्यूल है, मतलब अपने को ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनाएगा तो अपने लिए ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो देखते हैं कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग हेक्साडेंटेट, complexes containing hexadentate ligands, example ethylene diamine tetraacetic, shows optical activity, example the anion COEDTA minus exist in 2 forms। अब यहां पर आपने कोबाल्ट ले लिया और ये एक EDTA ले लिया, तो यहां पर अब आप देखोगे कोबाल्ट है और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना रहा है विद EDTA। तो EDTA अपने को पता हुआ है, अपने को पता है क्या है, CH2 CH2 NH2 NH2 और फिर उसके साथ ऊपर एक C डबल बॉन्ड हो और C डबल बॉन्ड हो। तो यहां पर नाइट्रोजन भी डोनर एटम होगा, ऑक्सीजन भी डोनर एटम्स होंगे, और दोनों 4 ऑक्सीजन डोनर एटम्स होंगे। CH2 बॉन्ड CH2 N CH2 COO माइनस CH2 COO माइनस CH2 COO माइनस और CH2 COO माइनस, ये सब डोनर एटम्स है। ये भी डोनर एटम है, ये भी डोनर एटम है। नाइट्रोजन खुद एक डोनर एटम है, यहां से ये भी डोनर एटम है, ये ऑक्सीजन भी डोनर एटम है, और नाइट्रोजन यहां से खुद एक डोनर एटम है। क्लियर हो गया? तो ओवरऑल आपको 3 डोनर एटम्स यहां मिल रहे हैं, 3 डोनर एटम्स आपको यहां मिल रहे हैं, 2 ऑक्सीजन और 1 नाइट्रोजन। तो टोटल ये 6 लोन पेयर देगा और 6 लोन पेयर देगा, दैट इज व्हाई इट विल बी कंसीडर्ड एज हेक्साडेंटेट लिगेंड। इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया भैया? हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो 6 डेंटिसिटी का ये लिगेंड है हेक्साडेंटेट, तो ये हेक्साडेंटेट लिगेंड हो गया। और यहां पर जो हेक्साडेंटेट लिगेंड है वो 100% आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि उसकी मिरर इमेज सुपर इंपोज नहीं करेंगी। जैसे आपने मान लो एक स्ट्रक्चर ऐसा बना लिया है, तो अब एक स्ट्रक्चर आपने एक ऐसा बना लिया है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसकी मिरर इमेज में नाइट्रोजन CH2 वाला मॉलिक्यूल इस साइड आ गया, और ये जो पीछे वाला मॉलिक्यूल है वो इस साइड आ गया। इसको इसके ऊपर रखोगे तो सुपर इंपोज नहीं करेगा। तो इसमें आप बोल दोगे कि एक क्लॉकवाइज घुमा रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। ये वाला मान लेकर चलते क्लॉकवाइज घुमा रहा है,
ये वाला आपका क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो इसके नाम के पहले या तो डी लगा दो या फिर प्लस चार्ज लगा दो। और ये वाला फिर लाइट को 100% कहां घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके नाम के पहले या तो एल लगा दो, एल फॉर लेवो, या फिर माइनस चार्ज लगा दो ताकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको पता चल जाए। तो ये भी क्या होगा आपका EDTA वाला या कोई भी हेक्साडेंटेड लिगेंड अगर आपका मौजूद है किसी भी कॉम्प्लेक्स में तो वो 100% आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि 100% उसकी कभी भी किसी भी सिनेरियो में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, यानी कि कोई मिरर इमेज सुपर इंपोज नहीं करेगी, मिरर इमेज सुपर इंपोज नहीं करेगी। क्लियर हो गई बात? तो ये चीज यहां से समझ में आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट। क्या कर लें, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप, इसके बाद फिर आगे और चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे पहले इसका भी, ठीक है? तो स्क्रीनशॉट ले लिया यहां पर। लेट्स मूव टू अनदर, एक और एग्जांपल जिसमें ML6 टाइप है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, लेकिन 6 के 6 लिगेंड्स अलग है। ML6 टाइप है लेकिन MABCDEF वाला टाइप है। ऐसे टाइप के हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी देखे थे, आपको बताया था वहां 15 आइसोमर्स टोटल इन ऑल बनेंगे, लेकिन यहां पर इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स भी कुछ होंगे। तो MLA, LB, LC, LD, LE, LF ये आपने अलग अलग लिगेंड्स बता दिए यहां पर, मैंने जिसको ABCDEF बोला है, और एक मेटल एटम है। अब बताओ, दिमाग से बताओ, क्या ये लगता है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होगा या क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा? तो तुम इसको अगर कंपेयर करो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑप्टिकल आइसोमर से, तो कहीं ना कहीं यहां पर जो मेटल हो गया ये कायरल एटम हो गया। जैसे वो होता था ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बन कायरल कार्बन हो जाता था। कब कायरल कार्बन होता था? जब उस कार्बन से 4 बॉन्ड, कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, चारों बॉन्ड डिफरेंट डिफरेंट एटम से अगर अटैच होंगे तो उसे हम कायरल कार्बन कहते थे। मतलब आपके पास मेटल होगा बीच में, और उस मेटल के बीच में होने के बाद 4 वो अलग अलग लोगों से, 4 अलग अलग एटम से वो बॉन्ड बना रहा होगा, और जब 4 अलग अलग एटम से वो बॉन्ड बनाएगा तो उसको हम कह देंगे कायरल कार्बन एटम। क्या कह देंगे? कायरल कार्बन एटम। उसी प्रकार जब मेटल 6 डिफरेंट लिगेंड से लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, यानी कि 6 डिफरेंट लिगेंड से लोन पेयर का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, लोन पेयर के थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो आप उसको कहीं ना कहीं एक कायरल एटम की नजर से देख सकते हो। आप ये देख सकते हो कि भैया ये कायरल एटम जैसा ही है। उसको बोलते नहीं है, बट मैं आपको कंपेयर कर रहा हूं क्योंकि कायरल एटम आप पढ़ चुके होंगे 11th क्लास के ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। नहीं पढ़ा होगा तो अभी मैंने बता दिया, कोई भी कार्बन अगर 4 डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से जुड़े, 4 एटमों से डिफरेंट एटम से बॉन्ड बनाए, तो 100% आप उसको क्या बोल दोगे? कायरल कार्बन एटम बोल दोगे। 4 डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए, नॉट एटम्स, 4 डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। जैसे एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ इथाइल आ जाए, एक तरफ आपका प्रोपाइल आ जाए, एक तरफ क्लोरो आ जाए, 4 डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। तो उसी प्रकार उसको कायरल कार्बन कहते हैं। उसी प्रकार जब मेटल 6 डिफरेंट लिगेंड से अटैच्ड होगा तो ये कहीं ना कहीं कायरल जैसा ही होगा। और जब भी कायरलिटी होगी मॉलिक्यूल में, जब भी कोई एटम कायरलिटी लेकर बैठेगा तो 100% वो उसकी मिरर इमेज के साथ सुपर इंपोज नहीं होगा, यानी कि कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, यानी कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। एक फॉर्म उसका क्लॉकवाइज घुमाएगा, एक फॉर्म उसका एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो इस तरीके से इस केस में भी ऑप्टिकली एक्टिवनेस आपको दिखेगी, ऑप्टिकली एक्टिव ये भी रहेगा, और यहां पर भी प्लेन पोलराइज लाइट क्या होगी? प्लेन पोलराइज लाइट जो होगी उसको घुमाने में ये सक्षम होंगे। एग्जाम्पल जैसे इनने दिया है PT, PY, NO2, Cl, Br और I, सारे लिगेंड्स दे दिए यूनिडेंटेड। एंश्योर करना ABCDEF सारे लिगेंड्स है वो भी यूनिडेंटेड, मतलब एक डोनर एटम से एक लोन पेयर देंगे सिर्फ। तो यहां पर ये मॉलिक्यूल ले लिया। अब आप देखो इसका आपने एक फॉर्म बना दिया, PY इधर, Cl इधर, ब्रोमीन आयोडीन ऊपर नीचे, N2O और NH3 पीछे, NO2 और NH3 पीछे। अब आपने वही चीज का अगर मिरर इमेज बनाई तो ऐसी बनी, और दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज नहीं करेगी। तो ये लाइट को अगर क्लॉकवाइज घुमा रहा है अगर हम कहें, तो इसका जो भी नाम होगा उसके नाम के पहले अगेन डी लगा देंगे, इसके नाम के पहले 100% क्या लगा देंगे? डी लगा देंगे, या फिर एक प्लस चार्ज लिख देंगे। और अगर ये लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो इसके नाम के पीछे एल लगा देंगे,
इसके नाम के पीछे L लगा देंगे और माइनस चार्ज लिख देंगे, ठीक है। सो द ऑप्टिकल एक्टिविटी इन सच कॉम्प्लेक्सेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 6 डिफरेंट लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल एटम, अराउंड द सेंट्रल एटम। तो 6 डिफरेंट लिगेंड्स का होना सेंट्रल एटम के अराउंड में, वो 6 डिफरेंट एटम्स का होने की वजह से दे विल बी कंसिडर्ड एज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, दे विल बी कंसिडर्ड एज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। तो ये ऑप्टिकल एक्टिवनेस यहां पर देखने को मिलती है। क्लियर बात? उम्मीद करते हैं सारी चीजें क्लियर होंगी। उम्मीद करते हैं कि ये कायरल कार्बन एटम से आप इसको कंपेयर कर पा रहे होगे, और कायरलिटी से कंपेयर करना है भाई, कायरलिटी से 100% इसे कंपेयर करना है, तब जाकर आप इसको समझ पाओगे। और कायरलिटी जब भी आ जाए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, आंख बंद करके उसको बोल देना कि यस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा, ठीक है। क्योंकि मिरर इमेज कभी सुपर इंपोज होगी नहीं ना, डिफरेंट एटम्स है। सेम एटम्स में भी कंडीशंस आती हैं सिस फॉर्म में, तो डिफरेंट एटम्स में तो 100% वो मिरर इमेज सुपर इंपोज नहीं करेगी, ठीक है। तो फिर ये हमारे काम का होगा। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे और चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे इसका भी, आगे और बहुत सारी बात करनी है हमको फिलहाल, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नाउ इसी कंपाउंड में बात की गई है, इन सच अ कंपाउंड 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल विच कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू ऑप्टिकल आइसोमर्स। आपके 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे जिनके आप क्या बना सकते हो, जिनको रिजॉल्व कर सकते हो फर्दर ऑप्टिकल आइसोमर्स में। 15 तो सिर्फ ज्योमेट्रिकल बनेंगे, 15 के बाद कई ऐसे, मतलब सारे ऐसे फॉर्म्स होंगे जो ऑप्टिकल आइसोमर पे फर्दर रिजॉल्व हो जाएंगे। रिजोल्यूशन ऑफ ऑल द आइसोमर्स इज नॉट अचीव्ड, हालांकि सबके रिजोल्यूशंस अचीव नहीं है। द ऑप्टिकल एक्टिविटी हैज बीन ऑब्जर्व्ड फॉर चीलेटेड टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बट ओनली रेयरली फाउंड। तो चीलेटेड जो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उनमें भी आप क्या देख सकते हो, ऑप्टिकली एक्टिवनेस देख सकते हो, लेकिन वो क्या होते हैं, बहुत रेयरली फाउंड होते हैं टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर में, चीलेटिंग वाले, ठीक है ना। चीलेटिंग वाले पता है ना, जो क्लोज रिंग बना लेते हैं, लेकिन उनको रेयरली देखा जाता है। बाकी स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल में बहुत कम चांसेस होते हैं कि वहां पर ऑप्टिकल एक्टिवनेस दिखे। टेट्राहेड्रल में तो बहुत ही मुश्किल है, उसमें तो चीलेटिंग फॉर्म ही ला सकता है। स्क्वायर प्लेनर में सिर्फ आपका सिस फॉर्म लाता है। ट्रांसफॉर्म जो होता है स्क्वायर प्लेनर में, वो कभी भी आपका ऑप्टिकल आइसोमर नहीं दिखाएगा, चर्चा हम कर चुके हैं। स्क्वायर प्लेनर में ओनली सिस फॉर्म विल बी शोइंग दी ऑप्टिकल आइसोमर्स, क्योंकि वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होंगे। तो इसमें ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, स्क्वायर प्लेनर की अगर बात कर रहे हैं तो ओनली सिस फॉर्म कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ओनली सिस फॉर्म। ट्रांसफॉर्म कभी नहीं दिखा सकता। या फिर चीलेटिंग फॉर्म, जो यहां पर बोला गया ना कि चीलेटिंग फॉर्म, चीलेटिंग समझ गए ना, जिसमें क्लोज रिंग बनेगी, तो वो जो रिंग वाला फॉर्म होगा वो सिर्फ दिखा सकता है, बाकी कोई नहीं दिखा सकता। तो ये भी आपका यहां पर खत्म होता है। क्लियर हो गया? तो स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद कुछ और थोड़ी सी बात करेंगे आइसोमर्स पे। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलें, ठीक है, चलें आगे चलते हैं। और इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ओनली द टाइप, अब वो चीलेटिंग फॉर्म की जो बात की गई थी उसको अपन एग्जांपल के तौर पे देखेंगे। So in tetrahedral complexes, only the type which occurs in bis chelates with unsymmetrical ligand has been detected. Tetrahedral complexes में cis के अलावा एक और जो फॉर्म है जिसमें bis chelates हो, bis chelates समझ गए, मतलब चीलेटिंग लिगेंड हो, क्लोज साइकिल बना रहा हो और उसके नाम में पहले से डाइट्राई आ रहा होगा, तभी उसको bis chelates बोला है। With unsymmetrical ligands, ligands वहां पर unsymmetrical होने चाहिए, तो वो क्या कर सकते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर दिखा सकते हैं। जैसे these have been found in Be2 beryllium 2 ion, boron 2, zinc 1 ion and copper 1 complexes. These are of the general type as represented below. अब देखो ये चीलेटिंग फॉर्म है, M ये बिस हो गया, दोनों ए बी चीलेटिंग फॉर्म है क्योंकि ये भी एक क्लोज रिंग बना रहा है, ये भी एक क्लोज रिंग बना रहा है, लेकिन ये अनसिमेट्रिकल लिगेंड है। अनसिमेट्रिकल क्यों है? ए के सामने ए नहीं है, ए के सामने बी है, बी के सामने बी नहीं है, बी के सामने ए है, तो अनसिमेट्रिकल लिगेंड्स हो गए। अब आप इनकी मिरर इमेज बना लो, अब आप इनकी मिरर इमेज बना लो, तो मिरर इमेज आप जैसी बनाओगे आपको ऐसी दिखेगी। ये मिरर इमेज दिख गई, ये मिरर इमेज दिख गई, बी बी दोनों इस साइड आ गए, ए ए दोनों पीछे की साइड चले गए। बी के सामने बी नहीं है, ए है, ए के सामने ए नहीं है, बी है, ऑपोजिट चीजें आमने सामने, तो ये आपको एम मिल गया। क्लियर हो गया?
तो ये क्या हो गया, बिस चीलेटिंग फॉर्म हो गया एंड 100% दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, 100% दे विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होंगे। अगर ये लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है, अगर ये लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो इसको डेक्स्ट्रो मान लो और पॉजिटिव चार्ज लगा दो या तो पॉजिटिव का साइन लगा दो, और ये लाइट को फिर मानकर चलेंगे अपन एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए ये लेवो हो गया L और इस पर अपन माइनस चार्ज लगाकर चलेंगे। ऐसा संपट पड़ी बात। तो ये आपके डेक्स्ट्रोल लेवो के फॉर्म होते हैं और इस तरीके से आप डेक्स्ट्रोल लेवो फॉर्म देखते हो। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट लेंगे यहां पर किस कॉम्प्लेक्सेस के, क्योंकि ये बिस चीलेटिंग फॉर्म है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। टेट्राहेड्रल में अगर हम चीलेटिंग लिगेंड के बिना चले तो सिस फॉर्म उसका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। सिस फॉर्म आपका ऑप्टिकल आइसोमर दिखाएगा, ट्रांस बिल्कुल नहीं दिखाएगा, क्योंकि ट्रांस में आपको पता है प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला प्रॉब्लम है। प्लेन ऑफ सिमेट्री उसके पास है और जहां पीओएस आ गया वहां ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं एग्जिस्ट करता। दूसरी बात, बिस में बिस चीलेटिंग जो चीलेट्स होते हैं उनमें ये दिख सकता है चीलेटिंग लिगेंड्स में, बट अनसिमेट्रिकल लिगेंड होना चाहिए। मतलब डोनर एटम के सामने सेम डोनर एटम दूसरे वाले लिगेंड का नहीं होना चाहिए, ऑपोजिट एटम होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया। लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं। नाउ 10 बिस सेलिस एल्डिहाइड बोरॉन, बिस सेलिस एल्डिहाइड बोरॉन, this should be aldehyde, aldehyde स्पेलिंग थोड़ी सी एरर था तो एल्डिहाइड इसको कर देते पहले। तो बिस सेलिस एल्डिहाइड, bis salis aldehyde boron 3 cation has been found to be racemic, has been found to be racemic and resolution has been accomplished, and the resolution has also been accomplished। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये देखो चीलेटिंग लिगेंड है, तो ये आपको क्लोज साइकिल मिल रही है चीलेटिंग लिगेंड। लेकिन इसमें ये जो बना रहा है ये रेसेमिक मिक्सचर बना रहा है। कौन सा मिक्सचर बना रहा है? रेसेमिक मिक्सचर बना रहा है। तो रेसेमिक मिक्सचर का मतलब क्या है, समझेंगे इस बात को। जब दो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, दो ऑप्टिकल आइसोमर्स इक्विमोलर रेशियो में एक जगह पाए जाएं, इक्विमोलर मतलब सेम क्वांटिटी में अगर एक जगह पाए जाएं तो वो कभी भी लाइट को किसी भी डायरेक्शन में नहीं घुमा सकते। मतलब उस केस में जो लाइट होगी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगी, वो लाइट को कभी भी किसी भी डायरेक्शन में नहीं घुमा पाएंगे। मतलब जैसे अगर सिंपल में बात करूं, एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें आपने डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी डाल दिया और लेवो रोटेटरी भी डाल दिया। डेक्स्ट्रो और लेवो जो है वो दोनों आपने इक्वल मात्रा में डालें, इक्वल प्रोपोर्शंस में डालें। अब जब इक्वल मात्रा इक्वल प्रोपोर्शंस में आपने डेक्स्ट्रो और लेवो को डाला है, समझना मेरी बात को, जब इक्वल मात्रा में आपने उसमें डाला है तो वहां पर लाइट कहां घूमेगी? एक चाहता है लाइट को क्लॉकवाइज घुमाए, एक चाहता है लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाए। तो अल्टीमेटली लाइट कहां घूमेगी? अल्टीमेटली लाइट कहीं नहीं घूमेगी, लाइट अनपोलराइज्ड हो जाए, मतलब विदाउट एनी रोटेशन ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर्स वो लोग माने जाएंगे, इनएक्टिव मिक्सचर वो लोग माने जाएंगे। जैसे सपोज करो मुझको एक आदमी यहां से खींच रहा है और उतनी फोर्स से एक आदमी इधर खींच रहा है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं, दोनों बिल्कुल ताकत लगा रहे हैं, बराबर की ताकत लगा रहे हैं। बताओ मैं कहां जाऊं? कहीं नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मैं यहीं रहूंगा, क्योंकि दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। बस यही चीज होती है रेसेमिक मिक्सचर में। तो जब ये जैसे रेसेमिक मिक्सचर है तो इसकी जो मिरर इमेज होगी, ये और वो कंपाउंड दोनों एक साथ अगर पाए जाएंगे, एक ही जगह में पाए जाएंगे, इक्वल क्वांटिटीज में पाए जाएंगे, तो हम उनको कह देंगे रेसेमिक मिक्सचर। एंड इस फिनोमिना को, इस प्रोसेस को हम नाम दे देंगे क्या? रेसेमाइजेशन। इनको जो मिक्सचर बनाते हैं उसको हम रेसेमाइजेशन कहेंगे। और मिक्सचर क्यों कहेंगे? क्योंकि दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, इसलिए वर्ड मिक्सचर आता है। तो इसको हम कह देंगे प्रोसेस को रेसेमाइजेशन, मिक्सचर बनाने की प्रोसेस को, और ये मिक्सचर हो जाएंगे रेसेमिक मिक्सचर। तो ये और इसकी मिरर इमेज रेसेमिक मिक्सचर होगी, ठीक है। बट याद रखना यहां पर आपका इस मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं और इसमें याद रखना ऑक्सीजन के सामने ऑक्सीजन है और इस वाले सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के सामने ये सिंगल बॉन्ड, और चीलेटिंग लिगेंड्स होंगे, चीलेटिंग लिगेंड्स होंगे। तो ये रेसेमिक मिक्सचर बनाएंगे। रेसेमिक मिक्सचर्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव इफ ओनली प्रेजेंट इन इक्वल क्वांटिटीज। स्क्रीनशॉट ले लें एक बार इसका, पूरा स्क्रीनशॉट ले लें एक बार इसका।
ओके तो यहां पर कंप्लीट होता है हमारा भैया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और हमने ये देख लिया है कि किस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, किस टाइप का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उनका होता है, उस टाइप से वो क्या आइसोमर्स बना सकते हैं। तो वो आइसोमर्स की हम लोग यहां पर बात करेंगे, उन आइसोमर्स को हम यहां डिटेल में समझेंगे। क्लियर हो गया ये पार्ट? बहुत सही। तो यहां पर हमारा पूरा आइसोमर्स जो है वो ऑप्टिकल कंप्लीट होता है बच्चों। बाकी अब जो अगला लेक्चर आएगा वो हमारा आएगा वीबीटी पर, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर, और उसके आगे हम लोग कई थ्योरीज वहां पर पढ़ेंगे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आएगा, वो हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देखेंगे। उस पर हम लोग सारी पैरामैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक बिहेवियर, जो ज्योमेट्री होती है, शेप्स होते हैं, इन सब की चर्चा करेंगे हम अपने आने वाले वीडियो में। बाकी आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर आपको केजी से लेकर 12 तक के सारी क्लासेस के हर सब्जेक्ट के एक्सक्लूसिव लेक्चर्स मिलते हैं। और उसके अलावा अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे आपके छोटे भाई बहन है वो एनटीएससी या ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं, आप खुद अगर सीयूईटी, आईआईटी या नीट की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप अभी कोई बड़े भैया दीदी की तैयारी देख रहे हो जो बैंकिंग, इंश्योरेंस, एसएससी, आरआरबी, जैब, कैब, यूपीएससी, इन किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे हो, तो ये सब लेक्चर्स जो है वो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर और मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल दोनों पर अवेलेबल है। वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो आपको एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड कोर्स, ऑर्गेनाइज्ड कोर्स मिलेगा। वहां पर आपको बिल्कुल भी भटकना नहीं है, क्योंकि पूरे कोर्स की एक सीक्वेंस, एक प्लेलिस्ट आ जाएगी। वहीं पर क्वेश्चंस की सीरीज, पीवाईक्यू की सीरीज, वन शॉट रिवीजन, सारी चीजें आपको वहीं पर मिलेंगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आपको वहां पर प्रोवाइड होगी। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको मिलती हैं मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर, और मैग्नेट ब्रेन्स के दोनों प्लेटफॉर्म, यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पर। वेबसाइट के लेक्चर्स आप मोबाइल से, टैबलेट से, डेस्कटॉप से, लैपटॉप से, किसी से भी आप एक्सेस कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात, कोई सब्सक्रिप्शन बाय नहीं करना, कोई कूपन कोड नहीं लगाना, क्योंकि 100% आपको लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। इसके साथ अभी मैग्नेट ब्रेन्स पे नया फीचर आया है, जहां पर आप मैग्नेट ब्रेन्स की बुक्स को और ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हो। जो ई बुक्स हैं, जैसे आपको हमेशा रहता था ना, कौन सी बुक मैं फॉलो करूं, किस बुक को मैं रेफरेंस मानूं, किस बुक से क्वेश्चंस लगाऊं, तो अब आपका वो हेडेक खत्म, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स की खुद की बुक्स हैं जिनको आप डाउनलोड कर सकते हो ई बुक्स के तौर पे, और आप उसकी हार्ड कॉपी वेबसाइट से ऑर्डर करके मंगवा सकते हो। तो हार्ड कॉपी जो है वो बुक्स की वेबसाइट पर ही जाकर मिलेगी। इस वीडियो का आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट करोगे तो वहां डिस्क्रिप्शन पर आपको पूरा लिंक दिया गया है, वहां से आपको पूरे तरीके से ऑर्डर करना है और अपना जो बुक्स हैं, जो भी आप चाहते हो, वो चीज आप अपने घर पे डिलीवर करवा सकते हो। ठीक है, तो ये था मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। तो प्लीज जितना हो सके इसको शेयर करें, जितना हो सके लोगों तक पहुंचाएं, लोगों तक जागरूक करें। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।